आप देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 51 नंबर की बात करेंगे तो क्या था। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। क्या नाम था। जेम्स एंड्रयू रैमजे की बात की, किसका नाम था। लॉर्ड डलहौजी का नाम था। ठीक है, ध्यान। कब से कब तक गवर्नर रहता, वायसराय रहता भारत में, सॉरी गवर्नर होगा ना डेट टाइम। कब से कब तक, 1856 1848। ठीक है, 1848 से लेकर कब से तक रहेगा, 56 छप्पन तक तक। रहेगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद कौन आएगा, तो 56 के बाद आपका आता है कैनिंग कैनिंग। आता है। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ ठीक है, कैनिंग आएगा। कैनिंग, सॉरी, कैनिंग आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, जिसके समय 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, तो जेम्स एंड्रयू रैमजे की बात करेंगे तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। डलहौजी भारत में 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करेंगे। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1853 में रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई से लेकर थाने के मध्य चली थी। ये रेलवे ने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, बताइए। 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का, 16 अप्रैल क्वेश्चन। 34 किलोमीटर। जी हाँ, 16 अप्रैल 34 किलोमीटर। 1853 को। ठीक है, 34 किलोमीटर का 34। डिस्टेंस कवर करके मुंबई से लेकर थाने तक गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, पहले, लेकिन ये यात्री ट्रेन नहीं थी। पहली यात्री ट्रेन अगर पूछेगा ना, तो 1854 में पहली यात्री ट्रेन चली थी, जो कि कलकत्ता से लेकर हुगली तक गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कोलकाता से लेकर हुगली तक गई थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे, हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, अभी भी पीडब्ल्यूडी है, जो कि काम क्या होता है, सड़क पुल पुलिया बनाने का काम क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का होता है। ठीक है, अभी जो संस्था जो कार्यरत है, ठीक है, सबसे पुरानी संस्था जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये पीडब्ल्यूडी जो है, ठीक है, इसका निर्माण की बात किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पीडब्ल्यूडी का निर्माण हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लोक निर्माण विभाग भी है। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को अस्तित्व देने में उनका बहुत अधिक योगदान था। डलहौजी के शासनकाल में अब क्या हुआ, तो सैन्य सुधार भी आप देखोगे, शिक्षा संबंधी सुधार भी होता है, रेलवे आती है इसी के शासनकाल में, विद्युत तार, ठीक है, विद्युत तार भी इसी के शासनकाल में, डाक सुधार भी होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते थे। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, पहले सेना के अधीन काम करते थे। किसके अधीन, सेना के अधीन काम करती थी। ठीक है, इसीलिए देखेंगे पुल पुलिया ये सब बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती थी, सेना का होती थी। ठीक है, इसीलिए देखेंगे ब्रिटिश काल में जो बनी पुल पुलिया है, वो अभी भी मतलब क्या है, मजबूत है, क्योंकि सेना हमेशा से क्या होता है, ईमानदार होता था। ठीक है, तो पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है सेना के अधीन कार्य करती थी। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, तो किसने की, तो ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में किया, इससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में शामिल नहीं था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जिससे आपको पता करना है कौन से उसकी सुधार योजना में शामिल नहीं था। तो शैक्षणिक सुधार उसने किए, बिल्कुल किए। रेल मार्गों का निर्माण करवाया तथा डाक तार की सेवा की शुरुआत की, वो भी की। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, वो भी की। लेकिन भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम वो नहीं लेकर आया था। कारखाना अधिनियम आया था 1881 में, जिस समय गवर्नर नहीं था। 1881 में जो कारखाना अधिनियम आया, उस समय कौन थे बताइए। पहली बार लॉर्ड कारखाना रिपन। अधिनियम 1800 के, बिल्कुल ठीक है, 51 सर, रिपन हो 51। जाएगा। दूसरा कारखाना अधिनियम पहली की बार बात करेंगे तो 1891 में आया था। ठीक है, 91 में आया। हाँ, तो एक 81 में और दूसरा कब आया था, 1891 में। तो ये जो सुधार जो था, ऑप्शन नंबर 4, फैक्ट्रीज एक्ट इंप्रूव कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर, मतलब भारतीय श्रमिकों को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम की बात करेंगे, तो इसके शासनकाल में नहीं आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिए। अब हम लोग चलते आगे, देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी 1848-56 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश राज का क्या था, गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में व्यापक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध था। मतलब इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको राज्य हड़प नीति राजा जो हड़प नीति। था, ठीक है, इसी का दिया हुआ था। ठीक है, इसके शासनकाल में शिक्षा के संबंधी सुधार होता है, क्योंकि 1854 में कमीशन बैठती है, इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और मतलब भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ इसी ने किया था। 16 अप्रैल 1853 को इसके शासन में क्या था, रेल चली थी, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक की दूरी तय की थी, इसलिए भारत में रेलवे का जनक भी इसी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक रेलवे का विकास किस
ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में आया था, तो क्या आंसर देंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा हो गया। बताइए कोई आदमी जो पहले से जो पढ़े हैं, किसके शासनकाल में? हाँ कर्जन, लॉर्ड कर्जन। हाँ, कर्जन के, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है, सबको पता होना चाहिए। जब हम बोले थे, जोर दे के बोले थे, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो कर्जन याद रखिएगा, कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, फिर भी अभी आप लोग को याद नहीं है, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसको मानते हैं? ठीक है, 1854 में एक एक्ट पास हुआ था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, पारित करके भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया। भारत में सबसे पहली बार डाक टिकट कहाँ पे मिला था, पता है आपको? डाक टिकट कहाँ से निकला था? मथुरा। ठीक है, मथुरा, कराची लाहौर या होगा, ठीक है, लाहौर, लाहौर, ठीक है, मथुरा में डाक इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी होती है, ठीक है, लोक विभाग की स्थापना भी होती है 1854 में। भारतीय नागरिक सेवा, प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन, ठीक है, 1853 के एक्ट में क्या था, पहली बार जो कंपनी के जो अधिकारी वगैरह जो होंगे उनको मतलब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा, 1853 के एक्ट में था। इससे पहले जो कंपनी के लोग जो भर्ती होते थे उसमें क्या था, जो कंपनी के निदेशक होते थे ये तय करते थे सिविल सर्विस से कौन काम करेगा, लेकिन 1853 में कहा गया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्या करवाओ, परीक्षा करवाओ, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय नागरिक सेवा मतलब इंडियन सिविल सर्विस को जो भर्ती जो होने लगा वो 1853 के एक में था। ये किसके शासनकाल में था? तो ये भी आपके डलहौजी के शासनकाल में था, ठीक है। कल अब सबसे पहली बार तार सेवा कहां से चली थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में तार सेवा शुरू की गई थी। कहां से कहां तक हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में क्या थी? तो तार सेवा शुरू की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। इन सुधारों के कारण डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता। तार सेवा कब तक चली थी पता? 1314 में जाके तार सेवा बंद हुआ है। 1314 में जाके आपका तार 2013-14 में जाके तार सेवा जाके बंद हुआ, मतलब बहुत पुरानी सेवा थी, ठीक है, ब्रिटिश कालीन सेवा थी। ब्रिटिश कालीन ज्यादा चीज बंद होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी भी आपका चल रहा है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट जो था वो भी, हालांकि रेलवे बोर्ड वगैरह तो ब्रिटिश काल में ही बना था 1904-5 में, वो सब भी तो है। पीडब्ल्यूडी जो बना था इसके समय में, इसकी बहुत बड़ी भूमिका अभी भी है। भारत में विद्युत तार का जनक किसे मानते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया, तो क्या बताएंगे? तो लॉर्ड डलहौजी को विद्युत तार का जनक माना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और रात में जो होगा सेट नंबर कितना डिस्कशन होगा? एडुटेरिया का सेट है ना, कौन सा सेट है? 5 नहीं, नंबर बताइए, नंबर कितना? पॉलिटी का तो थर्ड है, वैसे कितना नंबर है, 7 या 8? 7-8 होगा, जो भी ये तो याद भी नहीं, मतलब अभी तो कोई बनाया नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान में रखना, बना लीजिएगा, रात में इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? तो क्या बताएंगे? तो अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है, डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, क्या नाम था उसका? ग्रेट इंडियन, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे जो था, इसने सबसे पहले क्या किया था, भारत में रेलवे सेवा क्या की थी? प्रारंभ की थी, ठीक है। 1853 में बंबई से लेकर थाने तक किसी की रेल चली थी, ठीक है। पहले रेलवे क्या था? प्राइवेट थे, ठीक है, रेल क्या था पहले? प्राइवेट था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में ब्रिटिश क्या किया, इसको ब्रिटिश इसको क्या कर दिया? अपने अधीन ले लिया। और अभी भी रेल की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के अधीन मतलब क्या है? कार्यरत था। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय राज्यों की कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल, अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो राजा क्या होते थे? गोद नहीं ले सकते थे, ठीक है। पहले दत्तक पुत्र जो होते थे गोद लेने की परंपरा भारतीय राजाओं में थी, लेकिन अब क्या था? वो गोद नहीं ले सकते थे। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लेने के उत्तराधिकारों को शासन करने की अनुमति नहीं दी। बिल्कुल, अगर शासक की अगर मृत्यु हो जाता था तो जो गोद लिए हुए उत्तराधिकारी था उनको शासन करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। झांसी को हड़पने के लिए किया गया था। बिल्कुल, ठीक है। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य को सम्मिलित करना अनिवार्य बना दिया। चौथा ऑप्शन की बात करेंगे, इसने भारतीय राज्य का क्षमा मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ तो। ऐसा नहीं था, गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, तो यही गलत है। अब बाकी सारा सही उत्तर सही। इसमें भी 2 नियम था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई राजा अगर किसी बच्चे को गोद दिया, उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, अगर किसी को गोद लेता था ना, तो राजा का जो निजी संपत्ति जो था उसमें उस बच्चे का अधिकार होता था, लेकिन राज्य का संपत्ति जो था उसमें उस बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है।
राजा के निजी संपत्ति में अधिकार रहेगा, लेकिन राज्य के संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। इसी आधार पे आप देखोगे तो 1853 में क्या था, झांसी को मिला लिया गया। झांसी को कब मिलाया गया, तो 1853 में मिलाया गया, ठीक है। उस समय झांसी का राजा कौन था, तो गंगाधर राव, क्या नाम था उनका, गंगाधर राव। गंगाधर राव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसको राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के कारण भारतीय राज्य का क्षमा मिलन विलय उस दिशा में अनिवार्य बना दिया जब ब्रिटिश सरकार संबंधित रियासत के गोद लेने को अनुमोदित न करे। उत्तराधिकारी के अभाव में सतारा को 1848 में, सबसे पहले सतारा को, फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को बात करेंगे 1850 में, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मिलाया तो गया था 1856 में अवध को भी, लेकिन अवध को। राज्य हड़प नीति के तहत कौन सा आरोप लगाया था, इसमें कुशासन का आरोप लगाया था। कौन सा आरोप, कुशासन का आरोप, क्योंकि इनके साथ ना राज्य हड़प नीति का कोई भी कॉन्सेप्ट इस पे लग नहीं रहा था, क्योंकि इसका बेटा भी था, बिजरिस कादिर इसका बेटा था, क्या नाम, वाजिद अली शाह के, ठीक है। प्रशासन भी ठीक ठाक चल रही थी, तो कुछ लग नहीं रहा था, तो इन पे अलग ही एक नियम लगा दिया। मतलब वाजिद अली शाह की बात करेंगे तो प्रशासन को चलाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए उन पे कौन सा आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया। एक रिपोर्ट बनी थी, ठीक है, कुशासन का रिपोर्ट को किसने बनाया था, तो आउटरम ने बनाया था। किसने बनाया था, तो आउटरम ने वो रिपोर्ट को तैयार की थी, ठीक है। और वाजिद अली शाह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप में 1856 में मिला लिया गया, ठीक है। डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण की नीति केवल हिंदू राज्यों पे ही लागू होती थी, ठीक है, मुसलमान राज्यों पे लागू नहीं होती थी, इस्लामी राज्यों पे लागू नहीं होती थी, केवल हिंदू राज्य पे ही ये लागू होती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था, केवल सिर्फ हिंदुओं पे लागू किया गया था, ठीक है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति के मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, किसने किया था, डलहौजी ने। किसने किया था, डलहौजी ने, ठीक है। हाँ, झांसी के राजा कौन थे, गंगाधर राव थे, जिनके बारे में मैंने बात की अभी ऊपर में। उनका पुत्र हुआ था, लेकिन पुत्र की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे हुए नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई माँ बनी थी, उनका एक पुत्र हुआ था, लेकिन अल्प आयु में ही क्या था, उनका देहांत हो गया था। बाद में एक बच्चे को गोद लिया था उन्होंने, ठीक है। ध्यान में, उसका नाम, जिस बच्चे का गोद लाया था उनका नाम था आनंद राव, इन्होंने नाम रखा था। किसने क्या नाम रखा था, आनंद राव, ठीक है। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने आनंद राव नामक बालक को गोद में ले रखा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने इस दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया। उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को हटाकर 1853 में क्या किया, झांसी साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीन हिंदू राज्य शासकों के गोद लेने के हेतु निश्चित नियम बनाने और उनके उत्तराधिकार के प्रश्न पर नियंत्रित कर कंपनी के साम्राज्य विस्तार के लिए विलय हड़प नीति, मतलब राज्य हड़प नीति की योजना अपनाई। इस नीति को गोद निषेध की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसमें गोद कोई ले नहीं सकता। जबकि हिंदुओं में अगर बात करेंगे तो गोद लेने की परंपरा आज से नहीं थी, वर्षों पुरानी परंपरा थी, इनका एक कल्चर का हिस्सा था गोद लेने की परंपरा, ठीक है। जिसपे रोक लगाना एक तरह से राज्य हड़प नीति का भी कारण था, दूसरा जो था हमारे परंपरा, हमारे कल्चर में भी आप क्या कर रहे हो, उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। अब देखेंगे निम्नलिखित में किसने विलय की नीति की नियोजित एवं क्रियान्वित किया, तो फिर वही क्वेश्चन है, डलहौजी ही हो जाएगा, ठीक है। राज्य हड़प नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, सिंपल था, उसका उद्देश्य यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को मतलब क्या करना, बढ़ाना। एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्र को मतलब क्या करना था, एक्सटेंड करना था, बढ़ाना था, ठीक है। और ये पूछ लेता है, फिर से रिपीट कर दो, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट की बात करेंगे 1850 में था। बघाट कहाँ पड़ता था, कोई बताएगा किस राज्य में पड़ेगा बघाट, ठीक है। उदयपुर की बात करें 52 में है, झांसी की बात करें 53 में है, ठीक है। नागपुर की बात करेंगे 54 में है, अवध की बात करेंगे 56 में, ठीक है। बघाट आपको हिमाचल में पड़ता था, कहाँ पे है, हिमाचल में, पहाड़ी राज्य था बघाट, ठीक है। संबलपुर की बात करेंगे ओडिशा में था, ठीक है, ध्यान रखो। उदयपुर की बात करेंगे ये राजस्थान में था, ठीक है। झांसी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सतारा की बात करेंगे महाराष्ट्र में पड़ता था, ठीक है। नागपुर भी महाराष्ट्र में था, अवध तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया। तो सतारा को सबसे पहली बार मिलाया गया था, कब मिलाया गया था, 1848 में सतारा को मिलाया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये पूछा गया है कई बार से, सबसे पहले बताओ किस राज्यों को मिलाया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1853 में, और बताइए संबलपुर क्या हो जाएगा, 1849 में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आता है बघाट रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाएगा, अभी जस्ट ऊपर मैंने बोला, रिपीट किया, बघाट को कब मिलाया गया बताइए,
तो 1850 में क्या किया गया, बघाट में हिमाचल मिलाया गया। प्रदेश। वेरी गुड। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे झांसी का विलय 17 53 53 49, ठीक है, नागपुर 17 49 54 ठीक है। 56 अवध। हाँ, यहाँ पे झांसी गलत दिया हुआ है, ठीक है, झांसी भी गलत है, ठीक है, ये 17 की बात की ये भी गलत है, ठीक है, पंजाब भी गलत है। सही कौन है, पंजाब तो केवल अवध का विलय। पंजाब का विलय आप देखोगे कब हुआ था, तो कौन सा पंजाब का जो विलय हुआ था 1849 में हुआ था। कब हुआ था, 49 में 1849 में, ठीक है। दूसरा पंजाब हाँ बंगाल युद्ध ना। हाँ, 1849 में। 17 1848 होगा, और झांसी की बात करेंगे 53 होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बताना है 17 तो 1848 में था, ठीक है, झांसी 1853 में था, और संबलपुर कब था, संबलपुर बताइए। सबसे पहले 3 होगा, इसके 49 में। बाद 2, ठीक है, ये 49 में था, ठीक है, कब था, 49 में था, ठीक है। चलिए, आप चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न और भी देख लेते हैं। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार उनको सजाना। सतारा 1848, था। झांसी 1853, बघाट 1850, उदयपुर कब था, उदयपुर का कब था, उदयपुर का, ठीक है, सबसे पहले सी, मतलब ये 50 वाला, फिर उसके बाद झांसी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 4, ये आपका जो था 54 में रहा होगा, 1854 होगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्या, सबसे लास्ट में, नहीं बाबा कितना था इसका, उदयपुर का 52 था क्या, अब 52 नहीं था देख सर, लीजिए, 53 उदयपुर तो 52 है, ठीक अब है। जहाँ। हाँ हाँ, हाँ, 52। ठीक है, उदयपुर 52 है, ये भूल सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है। और ऐसे कैसे पूछेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना, क्रम में सजाने के लिए वो ऐसा ही पूछेगा, तो सबका साल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। झांसी का तो कई बार पूछा, झांसी का विलय कब किया गया, 1853 में, कई बार 53। पूछा गया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किस राज्यों को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया, तो करौली को नहीं किया, ठीक है, करौली की बात करेंगे, नहीं किया, ध्यान में रखेंगे। राजपूत राज करौली था, ठीक है, डलहौजी ने अपने हड़प नीति के अंतर्गत राजपूत राज करौली को हस्तगत करने का निर्णय लिया था, मतलब करौली को भी मिला लेंगे ब्रिटिश एम्पायर में, लेकिन डायरेक्टरों की एक सभा जो थी इसके लिए अनुमति नहीं दिया, इसलिए करौली जो था बच गया, ठीक है। राजस्थान में पड़ता है आपका करौली, ठीक है, ये राजस्थान का करौली अभी चर्चा में था, क्यों था बताइए, कोई बताइए, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा किसी को। क्यों चर्चा था करौली, टाइगर रिजर्व बना है यहाँ पे, ठीक है, 53वां या 54वां बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे, आई थिंक 54वां होगा, ठीक है, करौली में ही, राजस्थान का वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो उस समय रेजिडेंट कौन था, तो आउटरम था। और जो कुशासन का रिपोर्ट जो था किसने तैयार की थी, तो आउटरम ने कुशासन की रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है। अगर पूछेगा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो 1854 में कर्नल स्लीमन के स्थान पे आउटरम को लखनऊ का रेजिमेंट बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले कौन था, कर्नल स्लीमैन। स्लीमन, या कर्नल स्लीमन जानते हैं किस चीज के लिए जाना जाता है, किस। इसने क्या चीज की ठगी प्रथा की दमन की थी, क्या थी, ठगी हाँ, प्रथा ठगी का, प्रथा। ठीक है, ठगी प्रथा का दमन किया था, ठीक है। तो ये 1854 में कर्नल स्लीमन जो था अवध का क्या था, रेजिडेंट था, उसके स्थान पर कौन आता, आउटरम आता है, ठीक है। आउटरम को अवध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया, ठीक है, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा अवध पे, और अवध का में 1856 में क्या किया, मिला लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। ब्रिटिश का कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस प्रांतों को शासक हटा दिया, वहां का किस, मतलब वहां के शासक को हटा दिया, तो ध्यान रखें अवध का, ठीक है, तो मतलब अवध के शासक वहां पे वाजिद अली शाह थे, और उनको निर्वासित कर दिया गया, निर्वासित जीवन जीने के लिए उनको कहाँ भेजा गया, ठीक है, कलकत्ता भेजा गया, कहाँ पे गया निर्वासित जीवन जीने के लिए, तो उनको कलकत्ता उनको निर्वासित जीवन जीने के लिए भेजा गया था, ठीक है। एक उस समय एक समकालीन लेखक जो थे, एक्चुअली में वो शायर थे, उन्होंने लिखा था कि मतलब अवध का कोई ऐसा घर नहीं था जो अपने मतलब से अपने प्यारा बादशाह, ठीक है, मतलब उनसे बिछड़ने के गम में उस रात रोया नहीं था, मतलब काफी पॉपुलर थे वाजिद अली शाह, और जनता उनको काफी प्यार करती थी, ठीक है। इसलिए वाजिद अली शाह को जब निर्वासित जीवन जीने के लिए जब कलकत्ता भेज दिया गया, तो अवध का प्रत्येक घर में लोग जो थे उस रात रोए थे, मतलब काफी लोग नाराज थे, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाना बिल्कुल भी गलत थी। कुशासन का आरोप में कहा गया था कि जनता जो है वाजिद अली से त्रस्त थी, जबकि जनता इनको बहुत ही प्यार करती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल
किए जाने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन है, पक्ष में नहीं था वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, आउटरम दिया हुआ है, नेपियर है, हुरोज है, स्लीमैन। स्लीमैन की बात करेंगे वही स्लीमैन है जो कि मतलब ब्रिटिश क्या था, ठगी पर। रेजिडेंट था, क्या था, ब्रिटिश हाँ क्या था, ठगी प्रथा तो था ही, ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था लखनऊ में। और जब ये रिटायर हुआ वहां से, जब इसकी ट्रांसफर हो गई तो उसके जगह पे क्या हुआ, आउटरम को भेजा गया, क्योंकि ये शुरू में बात चल रही थी इसको मिलाने का, तो स्लीमैन जो था इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए स्लीमैन को हटा के किसको बनाया गया, अवध का रेजिडेंट। अवध का रेजिडेंट, रेजिडेंट कहाँ पे बैठा, टेलर। राजधानी में बैठा था, तो लखनऊ में कौन था, आउटरम को भेजा गया इसके जगह आउटरम। पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो 1848 में कर्नल स्लीमैन को लखनऊ में रेजिमेंट के रूप में भेजा गया, 54 तक रेजिमेंट रहा था। लेकिन स्लीमैन ने कुशासन के विस्तृत विवरण भेजे, परंतु स्लीमैन विलय के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य अंग्रेजों द्वारा ही चलाया जाए। उसका विचार था कि यदि हम अवध का विलय कर लेते तो हमारे नाम पे कलंक लग जाएगा, और हमारा नाम हमें 1 दर्जन अवधों से भी अधिक प्रिय है। ठीक है, हमारा नाम हमें 1 दर्जन अवधों से भी अधिक प्रिय है, हमें यह देव के समान है। यदि हम अपनी शक्ति का देव के रूप में प्रयोग नहीं करते तो हमारे भारत से दृष्टि मतलब क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। एक्चुअली में अवध का कुशासन के आधार पर विलय करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि कुशासन बिल्कुल वहां पे था ही नहीं। कुशासन कैसे हो सकता है, कुशासन के लिए अब कॉमन सेंस बताओ, जो सब कुछ अगर ब्रिटिश अगर संभाल रहा है तो कुशासन के लिए वहां का राजा कैसे जिम्मेवार होगा। हाँ, राजा का कुछ इंटरनली पावरों में कुछ पावर था, जो शासक जो थे वाजिद अली साहब जो थे उनको इंटरनली पावर चलाने के लिए था, लेकिन उसमें भी ब्रिटिश का हस्तक्षेप था। और कुशासन तो था ही नहीं, क्योंकि जनता काफी खुश थे। इतिहास, समकालीन इतिहासकारों ने भी लिखा है तो जनता वाजिद अली साहब को बहुत ही प्यार करती थी। ठीक है, तो ये गलत था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, सिक्किम के भारत की विलय की लॉर्ड डलहौजी ने करता, सिक्किम का भी विलय भारत में डलहौजी करता है। ठीक है, देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। इसके समय क्या क्या होता है उसके बारे में जरा हम लोग देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे सिख युद्ध होता है 1848-49 में। ठीक है, और पंजाब का ब्रिटिश में विलयकरण 1849 में हो जाता है। ठीक है, एक संधि होती है अमृतसर की संधि, सॉरी ये अमृतसर की दूसरा संधि युद्ध तो रहता पहले है ही ना हो सर, जाता है। ये हाँ, दूसरा दूसरा युद्ध युद्ध रहता है विलय ना। होता है, बिल्कुल पहला दूसरा युद्ध में क्या होता है, विलय हो जाता 45-46 है। में था। 45-46 में युद्ध होता है, उसके बाद 49 वाला युद्ध में क्या होता है, पूरी तरीके से सिख साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है। अंतिम राजा जो थे महाराजा दलीप सिंह, उनको निर्वासित हाँ जीवन जीने के लिए लंदन भेज दिया जाता है। ठीक है, सिख साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है। ठीक है, महाराजा, माइक बंद कर लीजिए, महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दी गई, क्या दी गई, महाराजा दलीप सिंह को क्या दी गई, पेंशन दी गई। और इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था सिखों ने युद्ध मांगा है और यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पे 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ठीक है, मतलब ये आरोप लगा से सिक्किम की सरकार ने, ठीक है ध्यान में रखेंगे, क्या किया है, तो ध्यान में रखना है, 2 डॉक्टर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और बाद में क्या लगा, सो उनको इसी आधार पर क्या किया गया, सिक्किम का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, लोअर बर्मा तथा पीगू तथा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिशन भेज दी जाती, यंग हस्बैंड मिशन, कहाँ पे भेजा गया था यंग हस्बैंड मिशन, यंग हस्बैंड मिशन आई थिंक सिक्किम में ही भेजा गया था, यंग नहीं बर्मा के लिए था, सॉरी बर्मा के लिए था यंग हस्बैंड, लोअर बर्मा का नाम है ना यार, यंग हस्बैंड मिशन। ठीक है, साल 1826 में था क्या, चेक कीजिएगा यंग हस्बैंड मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे पूछता है। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया 1856 में, 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को उनके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पर गद्दी से उतारकर कलकत्ता निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया। रेलवे के क्वेश्चन में पूछा था कहाँ भेजा था, ठीक है, कलकत्ता भेजा गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे नवाब पर, हस्बैंड कर्जन के वक्त गया था 1903 में, और 1903 में बर्मा नहीं था, किससे संबंधित है तिब्बत था, ये, तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत, अच्छा अच्छा, तिब्बत से संबंधित है। वही मुझे कुछ याद आ रहा था। नवाब पर यह अभियोग था कि वो विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है, तो दोनों को दोनों कथन है जो आरोप लगाया गया। लॉर्ड डलहौजी अवध को हड़पने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। ठीक है, उसने पहले तो नवाब पर आरोप लगाया कि वो विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ था, फिर भी नवाब पर कुशासन का आरोप लगा कर 1856 में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। नवाब को कलकत्ता से निर्वासित कर दिया गया। अवध का विलय डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल मानी जाती है। ठीक है,
ध्यान हो गया था। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। और 1856 के बाद आप देखोगे तुरंत ही मतलब क्या होता है, 1857 का विद्रोह भी आपको देखने को मिलता है। तो निम्नलिखित में से विद्रोह का सेंटर क्या बनता है? विद्रोह का सेंटर भी तो अवध ही था, अवध का इलाका था, वही विद्रोह का सेंटर भी था। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल की मांग करेंगे तो क्या था? तो अवध का अधिग्रहण, एक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है। 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि, ठीक है, अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता। अवध के नवाब ने ब्रिटिश राज द्वारा सुझाए गए सुधारों लागू करने से इनकार नहीं किया होता। ठीक है, इसी वजह से मिला लिया गया। 1856 में अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में समायोजित नहीं किया गया होता यदि अवध के नवाब को ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया गया होता। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर आउटकम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी से गद्दी से कब उतार दिया? तो कब उतार दिया तो क्या बताएंगे? तो 1856 में उतार दिया। ठीक है। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो कुशासन का आरोप पर। ठीक है, मिस गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन था? ठीक है, तो नागपुर। ठीक है, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन था? नागपुर। नागपुर, नागपुर 54 में। से संधि किया था। हाँ, बताना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय 1858 के एक में क्या होगा? तो वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, तो गवर्नर भी रहा, वायसराय भी रहा। ठीक है, क्योंकि 1858 का अधिनियम में, ठीक है, गवर्नर को क्या क्या चीज की उपाधि दी गई? वायसराय की उपाधि दी गई। ठीक है, जब उसको वायसराय की उपाधि दे दी गई तो क्राउन का क्या करता? तो सीधा प्रतिनिधि करता था। ठीक है, ध्यान रखें। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? बताइए, किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई? मयो के काल में, बताइए। 72 में। 72 में मयो के काल में। 1872 में। लेकिन अगर नियमित पूछेगा तो क्या बताएंगे? नियमित रिपन के काल में 81। 1881 में रिपन के समय। ठीक है, उससे 72 में शुरू हुआ था, 81 में बात करेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 1951 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी जो जनगणना जो लास्ट टाइम जो हुआ था 2011 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते कुछ पढ़ लेते हैं, एक मिनट। तो ध्यान में, 1872 में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनसंख्या जो 10 वर्ष पे जो जनगणना होने लगी और रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की इस बार जो 2011 की जनगणना 7वीं नंबर का है। ठीक है, लेकिन भारत की जनगणना की बात करेंगे तो 15वीं नंबर का है। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना है? 7th। ठीक है, अगर हम उसको काउंट करें शुरू से, अगर 2011 की जनगणना को 1872 की जनगणना से अगर काउंट करेंगे तो कितना नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 15। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1951 वाला 7वीं सर। हाँ, 7th हो जाएगा। आजादी से अगर काउंट करेंगे तो 1951 से अगर काउंट करेंगे तो 7 हो, 70 वर्ष हो गया ना। ठीक है, अब जो होगा 8वीं जनगणना होगा जो कि 21 में होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और कब होगा नहीं पता। जनगणना कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। नहीं, केंद्र सरकार का कौन सा विभाग करवाता है? कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। जनगणना कौन सा? तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पे थे तब उसकी हत्या कर दी गई थी? किसकी हत्या हुई थी? मेयो की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? मेयो की हत्या। कल भी जब पढ़ा रहा था, चर्चा किया था, तो कुछ वायसराय की हत्या मृत्यु भारत में, उसमें लॉर्ड मेयो है। ठीक है, वो चाकू से मार के की है तो। हाँ, ठीक है, मेयो है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद गाजीपुर में जिसका कब्र है कार्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी। ठीक है, कार्नवालिस का तो ध्यान में रखेंगे। तो अंग्रेज वायसराय लॉर्ड में 1869-72 की हत्या 1872 में अंडमान निकोबार में उनके भ्रमण के दौरान एक अफगान अपराधी, उसका क्या नाम था? शेर अली अफरीदी के कुछ नाम था। क्या नाम था उसका? तो अफरीदी करके कुछ नाम था। ठीक है, इसके नाम से भारतीय राजाओं के पुत्रों को उचित शिक्षा के लिए अजमेर शेर अली अफरीदी था ना, वही मुझे याद आ रहा था। उसी के नाम से ध्यान में रखोगा, अजमेर में कॉलेज है मेयो कॉलेज। ठीक है, तो मेयो कॉलेज का क्यों स्थापना किया? मेयो कॉलेज में आम लोग नहीं पढ़ते थे। किसके बच्चे पढ़ते थे? तो राजा के बच्चे पढ़ते थे, भारतीय राजा के जो बच्चे जो थे वो पढ़ते थे। ठीक है,
और उनको क्या करना था, अंग्रेजी शिक्षा देकर उनका क्या करना था, तो उनका मतलब एक तरह से अंग्रेज मतलब उनके अच्छे मतलब कहा गया था जब ब्रिटिश भारतीय लोग, जो ब्रिटिश भारत के लोग जो है वो चमड़ा से भले ही बात करेंगे, तो कलर से भले ही भारतीय है, लेकिन उनको अंदर से आंतरिक रूप से उनको क्या बनाना है, ब्रिटिश बनाना है, ताकि उनकी सोच ब्रिटिश जैसी हो, वो ब्रिटिश के मतलब क्या प्रशंसक रहे, वो ब्रिटिश का लॉयल रहे, ठीक है। तो बाय ब्लड भले ही वो इंडियन है, लेकिन बाय मतलब नेचर उनको क्या बनाना, ब्रिटिश बनाना है। इसीलिए आप ध्यान रखो मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि यहाँ से जो राजकुमार, जो राजा राजवाड़े जो पढ़ के निकलेंगे, वो किसके वफादार होंगे, कल्चर क्या मिलेगी, तो भाई ब्रिटिश का कॉलेज है, तो भाई ब्रिटिश के प्रति तो वफादार तो बनाएगा। इसलिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में, अभी भी भारत का वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मतलब ये स्कूल है ये। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना तथा प्रथम जनगणना 1872 में इसी के शासनकाल में हुआ था। निम्न में कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा था, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति से जुड़ा हुआ था, लॉरेंस जुड़ा हुआ था, ठीक है, क्या नाम है, लॉरेंस जुड़ा हुआ था, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ था, तो सर जॉन लॉरेंस 1864 में भारत का वायसराय बनकर आया। इसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, तत्कालीन वायसराय शेर अली से दोस्ती की, ठीक है, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये जो आपका है चतुराईपूर्ण, ठीक है, जिसको मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं, कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ किसने किया था, लॉरेंस ने किया था, ठीक है। अब आते हैं अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, ठीक है, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया, तो ये लिटन ने किया था। किसने किया था, लिटन ने किया था, ठीक है। तो फॉरवर्ड का किसने किया था, तो लिटन ने किया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉरेंस ने निष्क्रियता, लिटन ने फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कंपनी और अफगानिस्तानों के संबंध में मुख्यतः 3 गवर्नर जनरल का योगदान था। अफगानिस्तान के विरुद्ध अग्रगामी नीति का, ठीक है, प्रारंभ करने वाला ऑकलैंड था। तो ऑकलैंड का जो नीति जो था अग्रगामी था, ठीक है, ध्यान रखें, क्या था, अग्र बोलने के बाद माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो कंपनी का जो नीति जो था क्या था, मतलब ऑकलैंड का नीति की बात करेंगे अग्रगामी था, ठीक है। उसके बाद लॉरेंस आता है, लॉरेंस की नीति की बात करें तो कुशल आक्रमणता का सिद्धांत, या फिर मतलब क्या बोलते थे उसको, निष्क्रियता का सिद्धांत का पालन किया। उसका लिटन आता है, लिटन ने फिर से मतलब अग्रगामी नीति को लागू किया, मतलब कह सकते हैं लिटन के समय और यहाँ पे ऑकलैंड के समय अफगानिस्तान से युद्ध बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करेंगे, मतलब अटैक करने के मूड में होंगे, ठीक है। जबकि ऑकलैंड ये जो था, लॉरेंस जो था, वो अपने आप को क्या रखा, तो इन सारी चीजों से अलग करके रखा, ठीक है। लिटन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए 1878 में एस्टर्ची आयोग का गठन किया, जो कि अकाल आयोग था। तो लिटन के समय जो अकाल आयोग जो बनी थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, एस्टर्ची, ठीक है। लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक बड़े दरबार का आयोजन करके रानी विक्टोरिया को भारत सामग्री घोषित किया था 1877 में। तो दिल्ली दरबार मुख्यतः 3 बार लगता है, 1877 में, 1903 में और 1911 में, ठीक है। 3 बार दिल्ली दरबार है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। 1877 में जब पहली बार दिल्ली दरबार लगा था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत सामग्री भी घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, किस गवर्नर जनरल अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने के लिए अग्रनगर ने कार्य किया, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, लिटन। लिटन ने कौन सी अकाल आयोग बनाया, एस्टर्ची आयोग बनाई थी। 1878 में अकाल आयोग बनाया था, जिसका अध्यक्ष एस्टर्ची था, इसलिए इसको एस्टर्ची कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1878 में बनी थी, इसको आपको ध्यान में रखना। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया, ठीक है, किसने किया, लॉर्ड लिटन ने किया, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखेंगे निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो लिटन के शासनकाल में ही तो ये हुआ था, महारानी को 1877 में भारत सामग्री घोषित किया गया, उसके उपाधि अधिनियम भी इसी के शासनकाल में आता है, ठीक है। तो वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया। लिटन के काल में 1877 में सिविल सेवा की प्रवेश अब 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 19 कर दिया गया था। फिर मतलब 19 से बढ़कर 21 किसके शासन में कर दिया गया था, तो रिपन के शासनकाल में। लिटन के बाद कौन आएंगे, तो लिटन के बाद आपको रिपन आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 1877 में आईसीएस में प्रवेश किया, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो 19 साल कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, तो 19 साल कर दी गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट तो पहले आपको ध्यान रखना, पारित किसके समय किया गया था, तो रिपन के शासनकाल में। किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष कमाई के बच्चे का नियोजन पर रोक लगा दी गई, ठीक है। श्रमिकों का मजदूर संघ बनाने की अनुमति गलत है।
ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, ये भी गलत है। महिला श्रमिकों के काम घंटे को कम करना, ये भी गलत है। ठीक है, क्या था, 60 वर्ष की कमाई के बच्चे जो थे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1881 में मतलब क्या था, ये आया गया। इसमें कहा गया था जो 7 वर्ष से जो कम के बच्चे, वो फैक्ट्री में तो काम कर ही नहीं सकते। अब 12 वर्ष से जो कम के जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब काम आयु मतलब क्या कर दिया, निश्चित कर दिएगा। इससे ज्यादा देर मतलब क्या था, काम नहीं करवा सकते। और संकटपूर्ण मशीनों पर बार लगाना आवश्यक होगा। जो जो डेंजरस जो मशीन है उसको क्या करेंगे, कवर करवाएंगे ताकि कोई उसके पास न जा पाए। ठीक है, और इसी के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में, लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1878 में, रिपन ने 1882 में क्या किया, तो उसे समाप्त कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो था इसके शासनकाल में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, तो किसने कर दिया, तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया, 1882 में क्या किया, निरस्त कर दिया। ठीक है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया? तो किसके शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया, तो बता ही दोगे 1881 में आया था और रिपन के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। जिला की वह अधिकतम क्षेत्र होना चाहिए जिसकी आवश्यकता पूर्ति एक सीमित या स्थानीय परिषद द्वारा हो। ठीक है, स्थानीय परिषद द्वारा बहुत कम संख्या मनोनीत सरकारी अधिकारियों से मिलकर बननी चाहिए। उसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी द्वारा चेयरमैन के रूप में की जानी चाहिए। तो बताना तो देखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो क्या गलत पूछ रहा था कि सही पूछ रहा था, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों उत्तर की बात करें गलत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब जान लेते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में हुई। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण भी किया। रिपन योजना निम्न प्रावधान थे, क्या थे, स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य तथा निश्चित आय के साधन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत निश्चित किया जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया गया, किंतु ऋण लेना, नागरिक संपत्ति का हस्तांतरण करना, नए कर लगाना आदि के संबंध सरकार में अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब तो भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले कौन थे, रिपन थे। कब लागू किए, तो 1882 में लागू किए। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद के निम्नलिखित किस ब्रिटिश के काल में हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद जो था ना, उसके कारण रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो ये विवाद जो था ना, जो ब्रिटिश न्यायाधीश जो थे ना, भारतीयों को सजा तो सुनाते थे, लेकिन भारतीय न्यायाधीश जो थे किसी भी ब्रिटिश मतलब व्हाइट कलर पीपुल को सजा नहीं सुना सकता था। इसलिए इल्बर्ट बिल लेकर आया गया। इल्बर्ट के नेतृत्व में बिल आया था, इसलिए इल्बर्ट बिल नाम है। इसमें ये प्रावधान से भारतीय न्यायाधीश भी क्या हो सकते हैं, ब्रिटिशों को सजा सुना सकते हैं। इसी को लेकर ब्रिटिश लोग जो था रिपन के खिलाफ क्या क्या विद्रोह कर दिया, रिपन को वापस बुला लिया, रिपन ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। 80 से लेकर 84 तक रिपन रहा था। ठीक है, इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के मध्य अंतर को समाप्त करना था। दोनों में बहुत अंतर था, इससे भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई कर सकेंगे। इस बिल का विरोध में अंग्रेज ने जगह जगह विद्रोह किया। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह की संख्या दी गई। इस विद्रोह के कारण ही इस बिल को वापस लेना भी पड़ा था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो ध्यान में रखेंगे, तो भारतीय द्वारा हथियार नहीं, भारतीय प्रकाशित समाचार पत्र नहीं, ये भी नहीं है। ठीक, किससे संबंधित था, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। ठीक है, मतलब भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोप के लोगों की सुनवाई नहीं कर सकते, इसको हटाना था। इसी के विरोध में ठीक है, रिपन के खिलाफ लोग भड़क गए, मेनली ब्रिटिश लोग। इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ, तो ध्यान रखेंगे रिपन। ठीक है, एक श्वेत विद्रोह और भी हुआ था बार्लो का शासन काल में 1806 में। ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ देगा नहीं। ठीक है, लेकिन बार्लो भी रहे तो वो भी श्वेत विद्रोह था, 1806 में हुआ था। ठीक है, आप देखें किस गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? डफरी ने कहा था। डफरी ने कहा था भाई साहब कांग्रेस क्या है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का
नेतृत्व करती है, ठीक है। डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? तो डफरिन के शासनकाल में क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, 1885 में। क्योंकि डफरिन रिपन के बाद भारत का मतलब क्या आएगा? तो वायसराय बनकर आएगा, ठीक है। 80 से लेकर 84 तक रिपन रहेंगे और 84 से लेकर 88 तक डफरन रहेंगे, ठीक है। डफरिन के शासनकाल में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई, ठीक है। और कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ठीक है। मतलब कांग्रेस के अंदर क्या कुछ ही लोग मिलकर कांग्रेस बना लिए, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति, ठीक है, सैंसियालु हो गए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ध्यान रखें, डफरिन का स्टेटमेंट है, जो कि उस समय क्या था? भारत का वायसराय था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के काल के दौरान स्थापित हुआ? तो क्या बताएंगे? डफरिन इज द राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो महत्वपूर्ण घटना की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? स्थापना थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय होता है? डफरिन के शासनकाल में होता है, क्योंकि 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, उसके बाद कोई विस्तार नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय तक वायसराय है। ये 1899 में आता है, कब तक रहता है? 1905 तक लगभग ये भारत में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक रहा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई कहते हैं, उसका गठन कर्जन के शासनकाल में हुआ। कर्जन ने ही द प्रॉब्लम्स फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लिखी, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? कर्जन ने लिखी। तो वैसे निम्नलिखितों का भी शासनकाल की बात करेंगे तो बहुत लंबा था, उसका भी लगभग कितना था? उसका भी 6 वर्ष के आसपास था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एएसआई की स्थापना होती है, ठीक है। तो 428 पेज पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं? 100 के काउंट डाउन में आ चुके हैं, ठीक है। तो कल हम लोग 429 पेज से, ठीक है, 429 पेज से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, ठीक है। मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन एक दिन के लिए काफी होता है, और ज्यादा है भी नहीं, और हमारे पास टाइम ठीक ठाक है। और एग्जाम एटलीस्ट हमको लगता है आपकी एग्जाम